Hello students, welcome to the new video and the new topic of our class 12th economics. In today's video, our next topic, first I want to introduce you the next unit which we are going to study is determination of income and employment. This is the unit which we are going to study, and in this unit there are going to be 3 chapters, right? So today we are going to study among that first chapter. What is that first chapter? Aggregate demand and related concepts. ये चैप्टर जो है इस यूनिट का फर्स्ट वाला चैप्टर है. इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया? बैंकिंग चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. सो दिस इज नॉट वन चैप्टर स्टूडेंट्स, ये एक पूरी यूनिट है. इस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये पूरा एक यूनिट है जिसमें कि मैंने बताया कि वी हैव टू स्टडी 3 चैप्टर्स, जिसमें से ये आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड related concepts. So let's start up this chapter right from the basic. I'm going to teach today. So today's video is very important. Don't skip this video till the last. कि बेसिक मतलब बेसिक किस चीज से? बेसिक एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या बेसिक होते हैं और क्या क्या एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट है. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर टुडेज वीडियो. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू आर हियरिंग दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोथ आर वन एंड द सेम. बोथ आर वन एंड द सेम. हाउ दे आर वन एंड द सेम? मतलब देखो, जब भी हम खर्चा करेंगे, हम एक्सपेंडिचर करेंगे, तो ही तो हम कुछ खरीदेंगे ना. मतलब तो ही मीन्स जब हम कुछ खर्चा करेंगे तो ही तो हम कुछ लेंगे, कुछ किसी चीज की डिमांड करेंगे. सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पहले ही समझ लो कि दोनों एक ही चीज है, राइट? नाउ जस्ट लुक एट द डेफिनेशन. It refers to the total value of final goods and services. मतलब ये क्या है? टोटल वैल्यू, मतलब किसी भी इकोनॉमी के टोटल वैल्यू. किस चीज की टोटल वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी टोटल. किस चीज की टोटल? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी की टोटल. ये याद रखो. आर प्लानिंग टू बाय, देखो, आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ ईयर. ध्यान से समझना ये वाला डेफिनेशन. एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है कि ये टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सारे सेक्टर्स के इकोनॉमी की. इतना समझ में आ गया? अब आगे का डेफिनेशन ऐसे समझो. आर प्लानिंग टू बाय. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये प्लानिंग वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, ये प्लानिंग का मतलब यहाँ पे किस चीज की प्लानिंग होती है? मतलब एक्चुअल नहीं है, ये हम लोग सिर्फ प्लान कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले ऊपर वाले पार्ट का डेफिनेशन मैं अच्छे से समझा देती हूँ. ये देखो, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इट मीन्स व्हाट? कि एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में जो सारी चीजें, मतलब सारी चीजों की कितनी डिमांड करती है, मतलब एक इकोनॉमी पूरे साल भर के अंदर किन किन चीजों की डिमांड करती है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक साल के अंदर हमारी पूरी इकोनॉमी में एज्यूम कर लो कि 100 करोड़ की डिमांड हो गई है. 100 करोड़ की डिमांड मतलब 100 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. आगे समझ में? सी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर कि विच ऑल द सेक्टर्स. देखो, यहाँ पे मैंने बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? All the sectors of the economy are planning to buy. It means what? ये एक्चुअल डिमांड नहीं है. आने वाले सालों में मेरी इकोनॉमी कितना डिमांड कर सकती है ये हम प्लान करते हैं. सुना ध्यान से. आने वाले सालों में मेरी इकोनॉमी कितना डिमांड कर सकती है ये हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्लान करते हैं. वी आर प्लानिंग ओवर हियर. ओके, सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस प्लानिंग ओवर हियर. प्लानिंग टू बाय मतलब ये एक्चुअल डिमांड नहीं है. आने वाले सालों में मेरी इकोनॉमी कितना डिमांड कर सकती है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सकती है. ओके, सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एक साल के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे कितनी डिमांड करने की पूरी इकोनॉमी सोच रही है. हम इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पे. क्लास 11th में मैंने समझाया था ना, इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड ओनली अबाउट माइक्रो इंडिविजुअल लेवल, बट इन क्लास 12th वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रो. मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी एज अ होल. तो यहाँ पे यही उस चीज का मतलब है कि एक साल के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे मैं हम जो हमारी इकोनॉमी है कितना डिमांड करने की सोच रही है, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड, राइट? And aggregate demand and aggregate expenditure are same.
वंस अगेन आई एम टेलिंग सेम क्यों है, क्योंकि जब हम खर्चा करेंगे तभी तो हम नेक्स्ट चीज की डिमांड करेंगे ना, इसीलिए ये दोनों कंसेप्ट क्या है, सेम है। सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट वी विल सी, अब आज के वीडियो में एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इन टुडेज वीडियो इज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब इस एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। या जस्ट लुक एट ओवर हियर, कंपोनेंट्स क्या क्या है एग्रीगेट डिमांड के, ये देखो दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, हाँ, कि हम डिमांड कैसे करते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब कि हम लोग जो इकोनॉमी में लोग रहते हैं, हम डिमांड कैसे करते हैं और कब तक कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड तो समझ में आ गया कि एक साल के अंदर पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड करते हैं, सोच कर पूरी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने की सोच रहे हैं। प्लानिंग मतलब सोच रहे हैं। इट इज अ प्लान, it is not actual children. Okay, now just look at the components of aggregate demand. First component is what? Private final consumption expenditure. First component is what? Private final consumption expenditure. ध्यान से समझो, इस एक एक पॉइंट का मैं मीनिंग समझा रही हूँ। देखो, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, हम हो गए। ठीक है, हम डिमांड कब करेंगे, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। प्राइवेट मतलब हम लोग जो नॉर्मल पीपल हो गए, हम डिमांड कब करेंगे, जब हमें किसी चीज को कंज्यूम करना होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? मीन्स हम डिमांड कब करेंगे, जब हमको किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए कोई गुड्स चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जो कमोडिटीज हम कंज्यूम करते हैं, जैसे ऑयल, घी, शुगर, व्हाट ऑल थिंग्स, पल्सेस, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें कंज्यूम करने के लिए चाहिए। सो वी आर द पब्लिक, वी कम अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकॉज वी नीड मेनी गुड्स टू कंज्यूम इन आवर डे टू डे लाइफ। समझ में आ गया सबको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी मैं डिमांड कर रही हूँ, मुझे कुछ कंज्यूम करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, मुझे सरवाइव करने के लिए डेफिनेटली कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए मैं उन चीजों की क्या कर रही हूँ, डिमांड कर रही हूँ। सो दैट कम्स अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर सी से, ध्यान से समझना। ओके, अब ये तो हो गया हमारे कंजम्पशन की बात हो गई। ठीक है, हमने कंज्यूम तो करने के लिए ले लिया। नेक्स्ट हम किसी चीज का डिमांड भी करेंगे, और हम क्या डिमांड करेंगे कि हमें पैसे भी तो इन्वेस्ट करने हैं। आप लोग भी अपने डेली लाइफ में समझते हो कि वॉट एवर अर्निंग वी आर गेटिंग, उस अर्निंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो पैसे हमें मिलते हैं हम लोग कंजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, उस पैसे को हम कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बचता है, हम उस पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं, वी डू दैट इन्वेस्टमेंट। सो सेकेंड चीज, हम इकोनॉमी में क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं। वी आर डिमांडिंग दैट वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट मनी। एग्जाम्पल, मुझे 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, किस लिए डिपॉजिट करने हैं, मान लो मैंने कार परचेस, मेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं। ठीक है, 1 लाख मुझे डिपॉजिट करेंगे, कार परचेस किया है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। 1 लाख रुपए मैंने जो लिया वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। दूसरा, मान लो मैंने कार परचेस कर ली, वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, मान लो मैंने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद ली, वो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आप लोग खुद सोचो, हमारे घर में कुछ फिक्स्ड इनकम की सैलरी आती है। ठीक है, उस सैलरी से हम क्या करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब हम खर्चा करते हैं कि नहीं। और उसके बाद कुछ पैसा बचे या ना बचे, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं कि नहीं। कहीं से भी देखो, हम थोड़ा बहुत पैसा सेव करते हैं। किस लिए सेव करते हैं, हम कहीं पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हम लोग कार ले लेते हैं, या हम कहीं फिक्स डिपॉजिट्स कर देते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एक तो हो गया हम डिमांड करते हैं। ठीक है, दूसरा हम डिमांड क्यों करेंगे, किस लिए करते हैं डिमांड, कंज्यूम करने के लिए। ये फर्स्ट वाला हो गया ना, हम डिमांड करते हैं, किस लिए डिमांड करते हैं, कंज्यूम करने के लिए, राइट। सेकेंड, डिमांड क्यों करेंगे, सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हम डिमांड कर सकते हैं कि नहीं। समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो इससे एफडी कर लिया या फिर कहीं प्रॉपर्टी ले ली, तो ये सब चीज क्या हो गई, हमारे ह्यूमन बींग्स की इन्वेस्टमेंट हो गई, राइट। आई होप एवरीवन आर अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। तो अब इन्वेस्टमेंट भी हो गई। थर्ड किसकी बात आती है, पहली बात हमने अपनी कर ली, हम लोग प्राइवेट में आते हैं, हमने अपना कंजम्पशन कर लिया, कंजम्पशन करके हमने खर्चा भी कर लिया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट भी कर ली। थर्ड हमारे पास
कंपोनेंट में कौन आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से। थर्ड आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है कि नहीं, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करती है कि नहीं। गवर्नमेंट के भी तो कुछ खर्चे होते हैं। कौन कौन से खर्चे हैं? मान लो पुल बनाना है, रोड्स बनानी है, ब्रिज बनाना है, या फिर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम पब्लिक के लिए करना है, तो वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंडिचर किसके हो गए? वो सारे एक्सपेंडिचर यहाँ आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, राइट। और उन चीज़ों को बनाने के लिए, उन चीज़ों को मतलब मान लो रोड कंस्ट्रक्ट करनी है या कोई ब्रिज बनाना है, तो उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है कि नहीं, तो गवर्नमेंट भी उन रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। दैट यू आई थिंक यू हैव गॉट इट। दैट मीन्स गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेंडिचर हो गए, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जी। फाइनली हम डिमांड क्यों करेंगे, ठीक है। फाइनली वाई वी विल डिमांड? एक्सपोर्ट करने के लिए, नेट एक्सपोर्ट्स करने के लिए। नेट एक्सपोर्ट्स का करने के लिए करेंगे, मतलब हमारी कंट्री से सामान हमें बाहर भी भिजवाना है और बाहर की कंट्री से हमें सामान इंडिया में भी लाना है। इसीलिए हम प्रोडक्शन भी करते हैं ना। कुछ लोगों का बिजनेस होता है, प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस। कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट भी करवाते हैं, इंडिया का माल एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो इसका मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है, which is denoted by letter X minus M. Right students? I hope you are able to see this. So these are all the components of aggregate demand. So what is aggregate demand? Consumption plus investment plus government plus exports minus import. यहाँ तक समझ में आ गया? इन चारों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया और इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट एग्रीगेट डिमांड। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी एक्चुअल डिमांड, बट इन योर क्लास 12th कोर्स हमें इन सबको नहीं पढ़ना है। हमारे क्लास 12th के कोर्स में हमें ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, यहां तक, ठीक है। हमें क्लास 12th में सिर्फ इतना पढ़ना है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर। इन चीजों को हम क्लास 12th में नहीं समझेंगे। ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड स्टूडेंट्स? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो अब हम इस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I को लेके हम एक शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद एक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। यस, लुक एट दिस शेड्यूल, ठीक है। अब देखो शेड्यूल में हमने, हमारा क्वेश्चन क्या है? AD इज इक्वल टू C प्लस I, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर। हमारे शेड्यूल में क्या क्या चीजों को हमें लेना है, या ध्यान से देखो। पहली होगी हमारी इनकम, फिर होगा हमारा कंजम्पशन कि हम क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सॉरी, फिर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर हमें AD कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब AD कैसे कैलकुलेट करेंगे? AD इज इक्वल टू C प्लस I। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ये शेड्यूल अगर नहीं समझ में आया तो आगे का ग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेवल पे इनकम कितना लिया है? 0, ठीक है। सबसे पहले जब इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन मैंने कितना दिखा दिया? 40, ठीक है। अब आप लोग अपने मन में सोचोगे कि मैम इनकम तो 0 है और कंजम्पशन आपने दिखा दिया 40, जब पैसे ही नहीं है तो हम कंज्यूम कैसे करेंगे? सी स्टूडेंट्स, इस चीज को अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि मैं आगे इन्वेस्टमेंट की बात भी करने वाली हूँ। जब इनकम 0 है तो हमने 40 कंजम्पशन भी किया है और हमने 40 इन्वेस्टमेंट भी किया है। सो दिस इज जस्ट अ प्लानिंग, हाँ चिल्ड्रन, जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला ना, ये सिर्फ एक प्लानिंग है। अब हम हमारी इनकम भले 0 है तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम घर पे नहीं रहेंगे? मतलब पहले का कुछ ना कुछ हमारे पास सेविंग बचा होगा ना, उससे हम क्या करेंगे? उससे हम कंजम्पशन कर देंगे ताकि हम लोग सर्वाइव कर सके। समझ में आ गया? सो दिस इज जस्ट अ प्लानिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ सी यू ऑल, सपोज वी आर नॉट अर्निंग, मान लो हमारी कोई इनकम है ही नहीं, बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग, क्योंकि कंज्यूम तो करना इंपॉर्टेंट है। कैसे कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है? आप लोग बोलोगे अरे कपड़े तो पहनोगे, खाना तो खाओगे, छत घर के नीचे तो रहोगे ही रहोगे ना, मोबाइल भी इंटरनेट पर रिचार्ज करना है कि नहीं करना है? वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, आजकल एक डेली नेसेसिटी में आप लोगों का आ गया है, राइट। सो हाउ वी विल डू? बाय क्लोथिंग, बाय ईटिंग फूड, बाय मोबाइल भी खरीदना है, हमें कार भी खरीदनी है, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल लाइफ में आती है। सो दिस इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखो
ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये 40 रुपये, ये 40 जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? सी बार, व्हाट इट इज नोन एज सी बार। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब व्हेन इनकम इज जीरो आई एम स्टिल कंज्यूमिंग समथिंग, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? व्हेन इनकम इज जीरो, जब मेरी इनकम जीरो है तब भी मुझे कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही है अपनी सर्वाइवल के लिए। सो विच इज नोन एज autonomous consumption and that will be denoted by C bar. Understood? अच्छा, अब साथ साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने कितना ले लिया है? 40 का। क्यों भाई? देखो आप लोगों को मैं भी फिर से बता दे रही हूँ, हमारी जो डेली लाइफ होती है, भले हमारी कितनी भी कम इनकम हो, तो हम मिनिमम खर्चा तो करेंगे ही करेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे, घर में खाने पीने की चीजें लाएंगे ही लाएंगे, और थोड़ा बहुत हम इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। आप लोग अपने सैलरी में से देखो, हम लोग हमारी सैलरी में से कहीं पे भी, जिसके पास कम भी अर्निंग होगी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करेगा ही। अब वो इन्वेस्टमेंट आप लोग बोलोगे मैम कैसे करेंगे जब पैसे ही नहीं है? तो सुनो, मान लो आप रेंट के घर में रह रहे हो, तो आप रेंट दे रहे हो कि नहीं? तो वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। और ऑन द कॉन्ट्ररी इसी को उल्टा मानो, मान लो आप रेंट के घर में नहीं रह रहे, आपको रेंट देना है बहुत ज्यादा, तो आपको लगा कि इतना ज्यादा हम रेंट क्यों देंगे, हम अपना खुद का घर खरीद लेते हैं। और खुद का घर आपके पास पैसे तो है नहीं, तो हमने उस पैसे को, उस घर को लोन पे खरीदा है। लोन पे लेने के बाद हम कुछ ना कुछ ईएमआई दे रहे हैं। तो जो हम ईएमआई दे रहे हैं वो हम किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है कि नहीं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुआ ना, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बहुत सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जब हम घर की ईएमआई पे करेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट हो गया। या तो घर का रेंट ले लो, या अगर खुद का घर है तो हम घर की ईएमआई देते हैं। सो दिस इज नोन एज ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मतलब इनकम भले कितनी भी हो, ये हमेशा क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है। देखो हर बार वी हैव टू टेक सेम इन्वेस्टमेंट। अब जरूरी नहीं है, आप लोग बोलोगे कि मैम हमें यही सारे नंबर्स लेने, क्या? नॉट नेसेसरी। आप लोग कुछ भी नंबर्स ले सकते हो, लेकिन जिन चीजों को कांस्टेंट रखना है वो आपको क्या करनी है? कांस्टेंट ही रखना है। ये हमेशा याद रखना। ओके, सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब हमारी इनकम जीरो हुई तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया था? अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये देखो। जब हमारी इनकम जो है जीरो थी, यहाँ पे मैंने दिखा दिया जीरो है, तो हमारा कंजम्पशन कितना है? 40। ठीक है, सो व्हेन इनकम इज जीरो आवर एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड विल बी हाउ मच? 80। एक्सपेक्टेड, यहाँ पे 80 कैसे आ गया? 40 + 40 इज इक्वल टू 80। समझ में आया आपको? जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारा एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया? 80। हाउ इट इज 80? बिकॉज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमने समझ लिया। और ये सी क्या है? कंजम्पशन, और ये आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। 40 + 40 हमारा कितना हो गया है? 80। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा कि नहीं? अब जीरो से हमारी इनकम कितनी हो गई है? 100 हो गई है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा पैसा हमारे घर में आता है, आप लोग जानते होंगे, उतना ज्यादा हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर भी करते हैं। सो व्हेन आवर इनकम इज 100, सी स्टूडेंट्स, जब हमारी इनकम 100 हो गई है तो हमने कंजम्पशन कितना हो गया है? हमारा कंजम्पशन कितना हो गया? 120 रुपीज का हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा कर ही देते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो कितना? इन्वेस्टमेंट तो 40 ही है। यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट भी 40 ही है, बिकॉज दिस इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था ना, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है जो कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मान लो मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, कहीं पे लैंडिंग प्रॉपर्टी ले ली है, वो मेरे प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। और मान लो मुझे रहने के लिए घर चाहिए, मैं उस घर का रेंट दे रही हूँ या मैं उस घर की ईएमआई पे कर रही हूँ, तो वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। बट वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, वो मेरे सर्वाइवल के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया है। आ गया समझ में सबको? सो व्हेन आवर इनकम इज जीरो हमारा कंजम्पशन कितना हो गया? 120। राइट, इन्वेस्टमेंट अभी भी 40 ही है, बिकॉज दिस इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज हमें लाइफ में सस्टेन करना है जरूरी चीजों के लिए। सो एट सेकेंड लेवल what it will be? when income is 0, consumption is 120, investment is 40, so our AD will be how much? 160. right? At third level, when our income is 200, our consumption is also same 200, हमने ज्यादा नहीं खर्चा किया, but our investment is 40, so यहाँ पे हमारा AD कितना हो जाएगा? 240.
क्योंकि हमें बस जस्ट प्लस करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा AD 320 और यहाँ पे और एग्रीगेट डिमांड विल बी हाउ मच 400। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नो डाउट एवरीवन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब देखो कंजम्पशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। सो सिंपल, मान लो मेरी इनकम, देखो पहले मैंने 40 लिखी है, फिर मैंने 120 लिखी है, फिर मैंने 200, ठीक है, मतलब मैंने सब में 80 का एक फिक्स्ड अमाउंट का डिफरेंस लिया है। मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट का डिफरेंस इसलिए रखा है कि माई इनकम इज इंक्रीजिंग बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट दैट मच रैपिड रेट, बिकॉज एज्यूम करो कि हमारी सैलरी है 50,000, एज्यूम करो, तो क्या हम हर महीने में 60,000 का खर्चा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी हमारी सैलरी है हम उतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे। सो व्हाट वी सॉ, व्हेन इनकम इज जीरो, हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो है ही, यहाँ पे 40 है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, जो कि बिल्कुल नेसेसरी है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा हम कांस्टेंट रखेंगे, बिकॉज वी कंक्लूड दैट कि ये जो ऑटोनोमस है ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो AD इज इक्वल टू C+I। यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आई सपोज जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारा इन्वेस्टमेंट 40 है हमेशा, अब और वो भी हमेशा हर लेवल पे सेम रह रहा है। देखो वेदर इनकम इज 100 और वेदर इनकम इज 200। अब इसी चीज को मैं आप लोगों को ग्राफ में एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, हम लोग, आपको पता ही इकोनॉमिक्स में आफ्टर ड्रॉइंग एनी शेड्यूल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। सो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने इनकम लिखा है, ठीक है, और ये देखो एक मैंने डॉटेड लाइन बनाई है जो कि एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझो। जब हमारी इनकम क्या है, जीरो है, हमारी इनकम कहाँ पर है, जीरो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी कुछ ना कुछ है, 40 है कि नहीं है। तो ये देखो, मैं हमारी इनकम जीरो है और हमारा इनकम क्या है 40। एस पे हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जीरो पे क्या है, हमारी इनकम हो गई और एस पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। जब हमारी इनकम जीरो थी तो भी हम कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे थे। इस चीज को ऐसे समझो, ये देखो जब हमारी इनकम जीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं ना स्टूडेंट्स। सो इसी चीज को ग्राफ पे ऐसे समझो, ये इनकम जीरो है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। कितना हो रहा है, 40 है, और वो हमेशा हर लेवल पे सेम है। देखो हमेशा हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट मैंने कैसे बनाई है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कैसा है, इट इज ऑलवेज सेम वेदर योर इनकम इज, मान लो 100 हो गई, 100 के बाद हमारी इनकम क्या हो गई थी, 200 हो गई, फिर हमारी इनकम 300 हो गई और फिर हमारी इनकम 400 हो गई। इनकम हमारी इंक्रीज हुई बट हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सो हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हेन इनकम इज जीरो, अब हमारा कंजम्पशन तब भी कहाँ पर है, ये देख लो, जब हमारी इनकम जीरो है तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, हमारा कंजम्पशन तब भी कहाँ पर है, यहाँ पे है। ये देखो इनकम जीरो है, हमारा कंजम्पशन कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, एट पॉइंट एस, ठीक है, विच वी कॉल इट एज सी बार। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो है तो हम इतना कंजम्पशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये जो पार्ट है ये हम कंजम्पशन कर रहे हैं और इसीलिए कंजम्पशन की लाइन मैंने ऐसे रखी है। ऐसे क्यों रखी है, क्योंकि पहले कंजम्पशन हमारा 40 था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब इनकम जीरो होने के बाद भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन इसलिए है क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम अ पर्सन विल एटलीस्ट ईट फूड, have clothes and have a shelter for himself. So this is the reason that when the income is zero, the consumption is 40. ठीक है, तो जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारा कंजम्पशन क्या है, 40 है, और धीरे धीरे हमारा कंजम्पशन देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। सो व्हेन इनकम इज जीरो, हमारा कंजम्पशन तब कहाँ पर है, एट पॉइंट एस, विच वी कॉल इट एज सी बार। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर ऑल ऑफ यू? सो ये हमारा जीरो लेवल पे कंजम्पशन हो गया। फिर कंजम्पशन देखो क्या हो रहा है, फिर कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखो कंजम्पशन जो है कंटिन्यूसली हमारा इंक्रीज हो रहा है। लास्ट में देखो AD इज इक्वल टू C+I। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंजम्पशन है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो AD है, राइट। सो लास्ट AD इज इक्वल टू C+I कैसे हुआ, देखो
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इतना ही इन्वेस्टमेंट करो और उसको जोड़ दो, मतलब ये देखो इतना ही इन्वेस्टमेंट करो और इसको इसमें जोड़ दो, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड की लाइन बन गई है, समझ में आ गया। तो इतना ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम इसको जोड़ देंगे, सो दिस बिकम्स अवर एडी। ठीक है, अब ये जो मैंने एरो की यहाँ पे बनाई है और यहाँ पे आई लिखा है, ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का गैप है, एडी और कंजम्पशन, मतलब एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का ये क्या है, गैप है, राइट स्टूडेंट्स। अब इस गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, समझ में आ गया। बिकॉज कंजम्पशन और एडी में एक ही चीज का डिफरेंस है, ये देखो कंजम्पशन और एडी में किस चीज का डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। तो इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे और इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ये भी याद रखना। सो आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। क्या क्या आज हमने आज के वीडियो में पढ़ा है, ध्यान से देख लो। We have studied about aggregate demand, its definition, then we have studied its components, and then we have studied the schedule of aggregate demand, and then finally the diagram. Okay, I hope everyone have understood this much thing. If you have not understood, you can personally text me, I will solve it. And our next topic, our next video will be of aggregate supply. Thank you for watching.